स्क्रीन दिखती है? हाँ। अच्छा देखो, कल प्रैक्टिकल 1 देखे हमने, जिसमें किस तरह से रेफरेंसेस ऐड करने हैं, वो पूरे स्टेप्स देखे, राइट? तो जितने भी डायरेक्ट टेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल्स है ना, सबके स्टेप्स सेम है, सिर्फ कोडिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि कहीं पे हमको ट्रायंगल बनाना है, कहीं पे स्क्वायर बनाना है, कहीं पे शेडिंग अप्लाई करनी है, कहीं पे कलर चेंज करना है, ठीक है? तो सिर्फ वो पांचों में किस चीज का चेंज हुआ है, वही बस शेप जो चेंज हो रहा है जहाँ पे, वही 2-3 लाइन में चेंजेस हुए हैं। बाकी जितने भी स्टेप्स है वो चारों पांचों प्रैक्टिकल्स के सेम है। तो ये बेनिफिट है ये डायरेक्ट टेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल्स का। एक प्रैक्टिकल अच्छे से कर लोगे तो पांचों प्रैक्टिकल हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? तो ये रन तो हो नहीं रहे हैं। फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल हो गया मेरे कल लैपटॉप में रन, तो इसका वीडियो मैं बना के ना आज यूट्यूब पे डाल दूंगी कि किस तरह से मैंने वो चीज़ रन की हूँ। बाकी सेकंड प्रैक्टिकल मेरे इसमें नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की हूँ, कुछ तो असेंबलीज जो है ये मिसिंग है, मेरे लैपटॉप के हार्डवेयर का इशू आ रहा है। तो देखते हैं, कुछ और सोल्यूशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो प्रैक्टिकल 1 रन हो गया है, वो उसका वीडियो मैं आज डालती हूँ बनाकर यूट्यूब पे, वो देख लेना तुम लोग, तो तुम लोगों को प्रॉपरली स्टेप समझ में आएंगे कि 2019 वाले विजुअल स्टूडियो पे किस तरह से प्रैक्टिकल्स रन हो रहे हैं, किस तरह से स्टेप्स है, ठीक है? तो देखो, तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर 2 में दो प्रैक्टिकल्स है, दैट इज प्रैक्टिकल ए और प्रैक्टिकल बी। तो एक में शायद ड्रॉ ट्रायंगल है और दूसरे में शायद दूसरा कोई शेप है। अब देखो, फर्स्ट वन ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसमें बफल शेडर्स एंड HLSL, ये है हाई लेवल शेडिंग लैंग्वेज, इसका यूज किया हुआ है यहाँ पे, C# में कोडिंग हुई है। और हमें क्या करना है, छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है। पिछले वाले अगर प्रैक्टिकल का एग्जांपल लो तो वहां पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हमारे स्क्रीन पे, ठीक है? जो भी हमारा फॉर्म बनकर आया उसमें हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, और बैकग्राउंड कलर क्या था, कॉर्नफ्लावर ब्लू, ठीक है? अब उसी बैकग्राउंड पे हम वेरियस शेप्स बनाने की कोशिश करेंगे। एंड एज आई सेड बिफोर, जो शेप्स रहते हैं, जो भी शेप रहेगा वो पूरे रेंडरिंग इंजन में से, रेंडरिंग पाइपलाइन में से गुजरेगा, तब जाके उसके ऊपर वेरियस इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई होते हैं। तो हम हमारे मर्जी के इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं थ्रू कोडिंग, जो कि हम C# में करते हैं इन विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो क्या होता है, एक IDE होता है, ठीक है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने के लिए उसका वो प्लेटफॉर्म एक होता है, वो यूज करते हैं हम, ठीक है? डेवलपमेंट इन द सेंस वर्ड, तुम लोग गेम्स डेवलप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें इसमें डेवलप की जा सकती है। नॉर्मल बेसिक थिंग्स जो होते हैं वो तुम एक तौर पे IDE के थ्रू डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा देखो, यहाँ पे नई एक HLSL लैंग्वेज बताई गई है, दैट इज हाई लेवल शेडिंग लैंग्वेज। Now what is HLSL? The high level shader language or high level shading language, HLSL, is a proprietary shading language developed by Microsoft for the Direct 3D 9 and 11 API to augment the shader assembly language. Now see, ये जो HLSL है ये किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये, एक तरह से बोल सकते हो, जो कि शेडिंग करने में हेल्प होती है। जैसे हम कोई शेप में टेक्सचर अप्लाई करते हैं, शेडिंग अप्लाई करते हैं, कलर्स अप्लाई करते हैं, राइट? एक तरह से ग्रेडियंट्स वगैरह जो भी अप्लाई होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट टेक्स्ट और डायरेक्ट 3D में ये चीज परफॉर्म करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज डेवलप किया उस चीज़ के लिए, कि पर्टिकुलरली जब कोई बंदा डायरेक्ट टेक्स्ट में काम करे तो वो पर्टिकुलरली HLSL का यूज़ करके ये सारे जो प्रोसेसेस है, ये जो सारे वर्क्स है, ये उसके थ्रू वो परफॉर्म कर सकता है वाया HLSL, ठीक है? और ये किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। फॉर विच वर्जन? डायरेक्ट 3D 9, ठीक है, 9th वाला वर्जन, और उसके अलावा डायरेक्ट 3D 11 वाला वर्जन, मतलब 9 to 11 वाले जो वर्जन है ये सपोर्टिव है टू HLSL, ठीक है? HLSL is analogous to the GLSL shading language using with the OpenGL shading language used with the OpenGL standard. अब देखो, ये जो GLSL होती है ये ग्लोबल लेवल शेडिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो ये किसके साथ सपोर्टिव है? GLSL के साथ सपोर्टिव है। ग्लोबल बोले तो क्या, जो हर एक प्रॉपरली हर एक प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, ठीक है? हर कोई उसको यूज कर सकता है। एंड इसके अलावा जो HLSL है ये पर्टिकुलरली डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए बना है। दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे यूज करने जाओगे तो वो उतने अच्छे से नहीं चलेगी। उसके बाद देखो, इसके साथ OpenGL शेडिंग लैंग्वेज के साथ देखो, यूज्ड विद द OpenGL स्टैंडर्ड, इसके साथ GL स्टैंडर्ड एक यूज होता है, दैट इज ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड। अब तुम HLSL यूज करोगे तो उसका भी एक स्टैंडर्ड रहेगा। स्टैंडर्ड क्या होता है? एक तरह से उसका पर्टिकुलरली एक लेवल होता है, किस लेवल पे वो चीजें परफॉर्म हो रही है, तो उसके साथ GL स्टैंडर्ड यूज होता है। इट इज वेरी सिमिलर टू द NVIDIA CG शेडिंग लैंग्वेज एंड इट वाज डेवलप्ड अलोंग साइड।
अब उसके साथ देखो ये जो GLSL होती है और HLSL होती है, ये सिमिलर है एनवीडिया सीजी शेडिंग लाइन। एनवीडिया क्या है? एनवीडिया जो है ना, ये गेमिंग इंडस्ट्री है, एक तरह से गेमिंग कंपनी बोल सकते हो इसको। ये गेम्स डेवलप करती है, गेम्स के कंपोनेंट्स डेवलप करती है। तुम प्ले स्टोर पे भी देखोगे ना, तो एनवीडिया के थ्रू क्रिएटेड लॉट्स ऑफ गेम्स तुमको नजर आए। इनके है ना ग्राफिक्स कार्ड आते हैं एनवीडिया के, जो बहुत पॉपुलर है आजकल मार्केट में। जो गेम इंडस्ट्रीज है नॉर्मली ये चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनके कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। तो ये कंपनी की खुद की एक शेडिंग लैंग्वेज है, दैट इज एनवीडिया सीजी शेडिंग लैंग्वेज। तो इसके ही बहुत ज्यादा सिमिलर है कौन सी लैंग्वेज? तुम्हारी HLSL एज वेल एज तुम्हारी GLSL। ठीक है, तो HLSL इसी के कंपैरिजन में बनाई गई है बेसिक चीजों के लिए, जबकि एनवीडिया वाली जो लैंग्वेज है ये एडवांस चीजें क्रिएट करती है, बिकॉज पर्टिकुलरली कंपनी के लिए बनाई गई है। और वो लोग बहुत सारी चीजें गेम्स के रिलेटेड करते हैं, उनके कंपोनेंट्स खुद के मार्केट में आते हैं, उनके खुद के गेम्स आते हैं, बहुत सारे एडवांस चीजें उनके गेम इंडस्ट्री से रिलेटेड मार्केट में है। ठीक है, उसके बाद देखो HLSL प्रोग्राम्स कम इन 6 फॉर्म्स। अब अगर HLSL में प्रोग्राम करोगे तो इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो वो देखो। पिक्सल शेडिंग, पिक्सल शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। पिक्सल शेडर तुम लोगों ने ये देखे हो रेंडरिंग इंजन में। ठीक है, वर्टेक्स शेडर, वर्टेक्स शेडर में भी हमने बहुत सारी चीजें देखे थे, राइट? वर्टेक्स शेडर के दो बेसिक पार्ट्स थे, तो ये सारी चीजें वर्टेक्स शेडर की यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा ज्योमेट्रिक शेडर, ठीक है, कंप्यूट शेडर और टेसलेशन शेडर, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी रेंडरिंग इंजन में देख चुके हैं। तो ये सारे चीजें जो है ये HLSL प्रोग्राम के थ्रू तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट हाई लेवल शेडिंग लैंग्वेज, दैट इज HLSL। और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? डायरेक्ट एक्स, डायरेक्ट 3D में यूज करते हैं, दैट इज वर्जन 9 to 11। और रिसेंटली जो चल रहा है वर्जन, वो डायरेक्ट एक्स 11 का वर्जन चल रहा है, जो कि हम हमारे प्रैक्टिकल्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट। अब स्टेप्स सेम रहेंगे जैसे हमने कल देखे, से हमारे वही स्टेप्स रहेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है? हमको विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट लेना है। ठीक है, वहां से C# सिलेक्ट करना है। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट 2010 वाले वर्जन में करना पड़ता है। अगर 2019 चूज कर रहे हो तो ऑलरेडी, अगर वो .NET वाले फ्रेमवर्क का अगर कंसोल चूज करोगे ना, तो वो ऑलरेडी विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन को ही चूज कर लेता है, वहां पे करना नहीं पड़ता। उसके बाद फ्रेमवर्क, जैसे मैंने कल बताई, हमें पूरे प्रैक्टिकल्स में .NET फ्रेमवर्क 2.0 को ही चूज करना है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? स्टेप, उसके बाद के स्टेप में हम लोग रेफरेंसेस ऐड करते हैं। तो रेफरेंसेस ऐड करने के लिए जैसे मैंने बताई, राइट साइड में रेफरेंसेस का ऑप्शन होता है, उसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है। ब्राउज के बटन पे क्लिक करने के बाद लोकेशन चूज करनी है। हमारी हमारी लोकेशन जो है ये सेम रहेगी, कॉमन रहेगी, इसी में डालना है हमारे फाइल्स को, दैट इज सी के अंदर विंडोज फोल्डर बना हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट, सबके पीसीज में रहता है ये। विंडोज के अंदर जब हम विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट.NET करके एक फोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट.NET के अंदर हमारा ये फोल्डर सेव करना है, दैट इज डायरेक्ट फॉर मैनेज्ड कोड। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर पर्टिकुलरली बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, बट हमें फर्स्ट वाला फोल्डर चूज करना होता है, दैट इज 1.0.2902.0। इस फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फाइल्स होते हैं, बट पर्टिकुलरली हमें सिर्फ 3 फाइल्स चूज करने होते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए, दैट इज microsoft.directx.direct3d.dll, microsoft.directx.direct3dx.dll एंड द लास्ट वन इज microsoft.directx.dll। तीनों भी DLL फाइल्स है, और यही 3 फाइल्स कॉमन है पांचों प्रैक्टिकल्स के लिए। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स देखोगे डायरेक्ट टेक्स्ट वाले, उसमें यही फाइल्स, तुमको यही 3 फाइल्स चूज करने। तो ये स्टेप्स सेम रहेंगे हर प्रैक्टिकल के लिए। डायरेक्ट टेक्स्ट के जितने भी प्रैक्टिकल है ये स्टेप्स कॉमन है सबके लिए। ठीक है, फिर कोड देखो, कोड मैं ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टार्टिंग पार्ट सेम है, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं रहेंगे। जैसे मैंने बताई डायरेक्ट एक्स के सारे कोड सेम है, बस जहाँ पे तुमको ड्रॉ करना है ट्रायंगल वगैरह, वहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक कंपोनेंट मॉडल डेटा ड्रॉइंग टेक्स्ट, और ये डायरेक्ट एक्स डॉट डायरेक्ट 3D, ये सारे जो स्टैंडर्ड्स है सेम रहेंगे। यहाँ पे नेम स्पेस में सिर्फ प्रैक्टिकल 1 की जगह प्रैक्टिकल 2A दिया हुआ है। ठीक है, पब्लिक पार्शियल क्लास वो सेम रहेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। ये पैरामीटर्स भी सेम रहेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट पैरामीटर्स पीपी कल क्रिएट किया, राइट, बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, तो ये तक सेम रहेंगे। बस चेंजेस देखो कहाँ पे हो रहे हैं, इधर आ जाओ, प्राइवेट वॉइड रेंडर वाले पार्ट पे आ जाओ, सिर्फ ये कोड का
एक्स्ट्रा पार्ट है, वाई बिकॉज वी आर ड्रॉइंग अ ट्रायंगल टुडे, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कस्टम वर्टेक्स। अब कस्टम वर्टेक्स वाला हम मेथड क्यों चूज करते हैं, क्योंकि हम हमारे कस्टमाइज ट्रायंगल को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हम लाइब्रेरी में से बना बनाया ट्रायंगल नहीं ले रहे, हम हमारा कस्टम वर्टेक्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड कलर्ड एज वेल एज उसका कलर भी हम लोग ही डाल रहे हैं, तो ये साथ में लगेगा कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड कलर्ड, ठीक है, ये मेथड। और उसके साथ वर्टेक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, वर्टेक्स वी देना है, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज हम लोग क्या ओपन कर रहे हैं, तुम्हारा एरे ओपन कर रहे, v is equals to new custom vertex dot transformed color 3। why 3? because 3 वर्टाइसेस यूज होंगे ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, तो हमने कितने वर्टाइसेस यहाँ पे लिए, 3 वर्टाइसेस। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली ट्रायंगल बनाने के लिए कितने वर्टेक्स लगेंगे, हमको 3 वर्टेक्स लगेंगे। उसके बाद पोजीशन सेट कर दो तीनों वर्टाइसेस की, तो वर्टेक्स v ब्रैकेट में 0 देना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 डॉट पोजीशन। अब इससे हम क्या करेंगे, वर्टेक्स 0 की, दैट मींस जो फर्स्ट वर्टेक्स रहेगा उसकी पोजीशन सेट करेंगे, इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 4। वेक्टर 4 हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमेशा चूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कुछ नंबर्स दिए हुए, 100 100 0 1 4 0 4 1.4f दिया हुआ है। तो ये क्या है पता है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट वाइज सेट की हुई है। तुम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो डिजिटल कैलकुलेटर्स आते हैं उसके थ्रू। तुम तुम्हारे माइंड से पोजीशन सेट नहीं कर सकते, बट नॉर्मली अगर एग्जाम में करोगे तो यही फिक्स्ड पोजीशन रखना, ये कोऑर्डिनेट वाइज सेट की हुई पोजीशन है जिससे ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है। नीचे अगर आउटपुट देखो तो जो ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, वो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट वाइज पोजीशन हर वर्टेक्स का सेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स 1 दैट इज सेकंड वर्टेक्स रहेगा तुम्हारा, उसकी पोजीशन सेट करो सेम वे में, इसकी पोजीशन अब थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। उसके अलावा वर्टेक्स 2 दैट इज थर्ड वर्टेक्स रहेगा तुम्हारा, उसकी पोजीशन सेट करो न्यू वर्टेक्स वेक्टर 4 से, इसका थोड़ा सा पॉइंट्स जो रहेंगे, पोजीशन जो रहेगी वो डिफर करेगी। तो 0 1 2 इस तरह से हमने क्या लिए, 3 वर्टाइसेस लिए। अब क्या करना है, 3 वर्टाइसेस लेके ट्रायंगल तो ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर कलर अप्लाई करना है, तो कलर अप्लाई करने के लिए पहले वर्टेक्स 0, ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो वर्टेक्स था, तो वर्टेक्स 0 डॉट कलर, जिस तरह से डॉट पोजीशन हमने सेट किया उस तरह से अब डॉट कलर सेट करेंगे। कलर सेट करने के लिए एक फंक्शन होता है या फिर एक फॉर्मेट होता है, सिस्टम डॉट ड्रॉइंग डॉट कलर, ठीक है, ये अप्लाई करोगे तभी कलर अप्लाई होगा। सिस्टम डॉट ड्रॉइंग डॉट कलर, उसमें कलर उसने देखो चूज किया है फॉरेस्ट ग्रीन, ठीक है। तो सिस्टम डॉट ड्रॉइंग डॉट कलर डॉट फॉरेस्ट ग्रीन, ठीक है, टू ARGB। अब ARGB क्या रहता है, ये ऑलरेडी गेम प्रोग्रामिंग में हम देख चुके हैं, A फॉर अल्फा, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ठीक है। तो ये पूरे वैल्यूज मिला के कोई भी कलर हम फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज अल्फा रेड ग्रीन ब्लू। तो ये फंक्शन सेट कर देना है यहाँ पे। उसी तरह से हम लोग वर्टेक्स 1 के लिए, अब जो सेकंड वर्टेक्स रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ सिस्टम डॉट ड्रॉइंग डॉट कलर फ्रॉम ARGB जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके ऊपर, उसमें से अब हम कलर फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ पे ARGB की वैल्यू सेट की हुई है, ठीक है, 25500, दैट इज रेड की जो वैल्यू है वो 255 है, मतलब ट्रायंगल रेड कलर में दिख रहा है तुम लोगों को, जो नीचे का पोर्शन बना हुआ है वो रेड में तुम लोगों को दिख रहा है। वाई? बिकॉज उसकी जो वैल्यू है रेड की वो 255 है, ग्रीन की वैल्यू 0 है, ब्लू की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ना तो ग्रीन का ट्रेस दिख रहा है ट्रायंगल में और ना ही ब्लू का ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग वैल्यू सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर ग्रीन की वैल्यू 255 देते तो ट्रायंगल जो है वो ग्रीन कलर में बनकर आता। तो ये RGB का खेल है पूरा, और अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई बिकॉज ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं रखी हुई है। अल्फा ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करता है, ये ऑलरेडी जीपी में मैं बता चुकी हूँ थियोरी में, कि अल्फा जो होता है ये ट्रांसपेरेंसी डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर ट्रायंगल में ट्रांसपेरेंसी देनी है तो अल्फा की भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्लियर फ्लैग्स लगाया हुआ है, फिर ब्लू कलर दिया हुआ है, फिर उसके बाद सीन को बिगिन किया हुआ है, सेम कंसेप्ट जो कल देखे। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे डिवाइस डॉट वर्टेक्स फॉर्मेट, जो भी वर्टेक्स का फॉर्मेट था, ठीक है, उसको कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड कलर डॉट फॉर्मेट में हमने लेकर आए, दैट मीन्स वी आर कस्टमाइजिंग दैट। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है डिवाइस डॉट ड्रॉ यूजर प्रिमिटिव्स। जब तक ये फंक्शन अप्लाई नहीं करोगे ड्रॉ यूजर प्रिमिटिव्स, या हर ट्रायंगल हर स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए सेम फंक्शन यूज करना है तुमको। डिवाइस, हमारा डिवाइस ले रहे हैं हम, डॉट ड्रॉ यूजर प्रिमिटिव्स। अब प्रिमिटिव्स हमने बहुत सारे गेम प्रोग्रामिंग में देखे थे, ट्रायंगल लिस्ट, पॉइंट लिस्ट, पॉइंट स्ट्रिप, ट्रायंगल स्ट्रिप, राइट। फिर उसके बाद कितने, कुछ अराउंड 4-5 थे, मुझे अब याद नहीं आ रहे, बट ये सारे थे। कुछ मैं अगर एग्जांपल दूं तो ट्रायंगल लिस्ट, ट्रायंगल स्ट्रिप, पॉइंट लिस्ट, ठीक है, ये हुआ करता था।
फिर पूरा एक जो ट्रायंगल चिपक के आते थे आगे वो स्ट्रिप ही हुआ करती थी। तो ये कुछ प्रिमिटिव्स हम ऑलरेडी गेम प्रोग्रामिंग में देख चुके हैं। तो ड्रॉ यूजर प्रिमिटिव्स, ब्रैकेट में लिखना है प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, डॉट। अब जो प्रिमिटिव टाइप लगाना है तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमेशा ट्रायंगल लिस्ट वाला प्रिमिटिव टाइप चूज करना है। तो प्रिमिटिव टाइप डॉट ट्रायंगल लिस्ट हमने लगाया, वाई बिकॉज वी आर ड्रॉइंग ट्रायंगल। ये नहीं लगाओगे तो ट्रायंगल डिटेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका वर्टेक्स लगा रहे। अब क्या करेंगे, सीन को एंड कर देंगे और डिवाइस को प्रेजेंट कर देंगे। फिर बाकी के जो 2 लाइन हमने कल देखे, फॉर्म को लोड करना और फॉर्म को पेंट करने का काम, ये 2 फंक्शंस करते हैं, प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड एंड प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1 अंडरस्कोर पेंट, ठीक है। देन सीन को रेंडर कर देना है और फिर रन करने के लिए इस कोड को सेव कर देना है कंट्रोल एस से। और फिर जब कोड रन करोगे तो क्या करना है, देखो सबसे पहला काम, अब मैं 2019 में यूज कर रही हूँ तो 2019 में थोड़ा स्टेप डिफरेंट है। ये भी स्टेप सेम रहेंगे सारे डायरेक्ट एक्स के प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। मैंने जैसे बताई सिर्फ कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे, रन करने के भी स्टेप सेम रहेंगे। तो तुम लोगों को क्या जाना है, करना है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नेम दिख रहा है राइट साइड में, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके प्रॉपर्टीज का ऑप्शन रहेगा नीचे, वो प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब प्रॉपर्टीज की विंडो ओपन हो जाएगी ना तो वहां पे बिल्ड का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। बिल्ड में जब जाओगे तो वहां पे एक सेट प्लेटफॉर्म टारगेट करके एक ऑप्शन रहेगा, वो सीपीयू पे सेट रहेगा, ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म टारगेट सीपीयू रहेगा। उसके ऊपर स्क्रॉल डाउन करके तुमको बाय 86 वहां पे सेट करना है, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 86। इससे क्या होगा, वो तुम्हारी स्क्रीन पे जो ट्रायंगल है वो नजर आएगा, वरना वो नहीं बनकर नजर आएगा जब तक ये चीज सेट नहीं करोगे। फिर उसके बाद रन करने के लिए जो स्टेप 2 है उसको जैसे ऑलरेडी कल मैं बता चुकी, डिबग में जाना है। डिबग में एक एक्सेप्शन ऑप्शन रहता है, उसमें एक्सेप्शन सेटिंग्स करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। वो एक्सेप्शन सेटिंग्स को एक्सपांड, उसमें मैनेज डिबगिंग असिस्टेंट रहता है, उसको एक्सपांड करना है। उसके अंदर लोडर लॉक करके एक ऑप्शन होता है, उसको अनचेक करना है। एज आई सेड यस्टरडे कि लोडर लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन अराइज करता है। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कुछ एरर्स होते हैं जो रन करते वक्त नजर नहीं आते, जो हिडन एरर्स होते हैं उनको हम तक पहुंचाने का काम लोडर लॉक करता है। तो ये छोटे प्रोग्राम्स के लिए हटा देना चाहिए, वाई बिकॉज अगर छोटे प्रोग्राम्स के लिए भी इसको रखेंगे तो हमारे प्रोग्राम्स रन नहीं होंगे। तो ये लोडर लॉक को हम अनचेक कर देते हैं एंड देन हम लोग सिंपली क्या करते हैं, रन के बटन पे क्लिक करते हैं। ऊपर छोटा सा ग्रीन कलर का ट्रायंगल होता है, उसको प्रेस करना होता है तो प्रोग्राम रन हो जाता है। और जो आउटपुट आएगा वो सिमिलरली कुछ इस तरह से दिखेगा। So this is all about practical number 2A. practical number 2 भी सेम है, पूरे स्टेप सेम है तुम लोगों के, बस कोडिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जहाँ पे वर्टेक्स चेंज हुए, वर्टेक्स की पोजीशन चेंज हुई है, शेप चेंज हुआ है। तो ऑल दोज थिंग्स आर सिमिलर फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट। यूनिटी के जो प्रैक्टिकल है वो डिफरेंट है, उनके भी प्रैक्टिकल सेम है, वाई बिकॉज पूरे प्रैक्टिकल्स यूनिटी में हुए, बस अलग अलग गेम डेवलप करना है हर प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो वो चीज बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्ट के देख लो। So this was all about your direct वाले second practical, that is 2A. I hope यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। प्रैक्टिकल नंबर 2A क्लियर है, केस में कोई डाउट है? समझा। ठीक है, चलो फिर, अल्लाह हाफिज, बाय।